तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कथन निष्कर्ष में, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बोथ हैव डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, बोथ द प्राइम मिनिस्टर वांट पीस। यानी हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको, भारत और पाकिस्तान दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों ने लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री चुने हैं और दोनों प्रधानमंत्री शांति चाहते हैं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान में गिव अप द पाथ ऑफ कन्फ्रंटेशन। ठीक है, और दूसरा है इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, पहला क्या बोला है, भारत पाकिस्तान टकराव का रास्ता छोड़ सकते हैं, और दूसरा लिखा है भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दोनों सही है कि कोई एक सही है, पहला सही है तो दूसरा सही है ना, ये या दोनों गलत है या दोनों सही है, ये देखा जाता है, या कभी कभी आइदर और का ऑप्शंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों में से कौन सा सही होगा, इसे जानने के लिए आप अंत तक बने रहें। मैं आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, यानी कथन और निष्कर्ष। इससे क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी में आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, पुलिस के एग्जाम में आते हैं, रेलवे के एग्जाम हो, एनटीपीसी उसमें भी आते हैं, बैंक के एग्जाम में भी आते हैं, और आपका सीसेट हो गया है ना, जो भी एग्जाम होते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यह एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको रूल और रेगुलेशन बताऊंगा कि इसके बनाने के लिए क्या किस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले इसके क्या रूल्स है वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रूल्स है वो हमने लिखा है कॉन्क्लूजन के क्या, निष्कर्ष के लिए क्या नियम होते हैं। तो कुछ कीवर्ड है, हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा था स्टेटमेंट एजम्पशंस पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने कुछ कीवर्ड लिखे थे, उस पर हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन में भी कुछ कीवर्ड होते हैं जिस पे हमें वो ध्यान देना होता है। ठीक है, तो वो कीवर्ड क्या क्या है, ऑल, ऑलवेज, एनी, ईच, एवरी, ओनली, एग्जैक्टली, डेफिनेटली, बट, नन, नेवर, नो बॉडी, ये सब अगर शब्द आए हिंदी में क्या बोलेंगे, सभी, हमेशा, कोई भी, प्रत्येक, हर कोई, है ना, केवल, बिल्कुल, निश्चित रूप से, लेकिन, कोई नहीं, कभी नहीं, सब टाइप के अगर वर्ड रहे तो वो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, वो फॉलो नहीं करेगा। खास तौर पे इस पे ध्यान दीजिएगा, ऑल में देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो ऑल पे यहाँ भी ध्यान देंगे कि ऑल वाले सारे जो है क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे, आपको स्टेटमेंट के हिसाब से, उनके ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें चेक कीजिएगा। ऑल वाला कहीं कहीं सही भी हो जाता है, कहीं कहीं गलत भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर सही होगा, कहाँ पर गलत होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जनरली तौर पे क्या होता है, अगर ऑल सब के बारे में बोले, ओवरऑल के बारे में बोले तो वो गलत होता है, लेकिन किसी खास ग्रुप के बारे में बात हो रही है और उनमें से अगर ऑल शब्द का यूज होता है तो वो सही हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, सिर्फ ऑल के केस में ऐसा लागू होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, सम कीवर्ड्स जैसे फ्यू मिला आपको, है ना, लिटिल लिखा हुआ है, सम, मेनी, मच, मोर, मोस्टली, ये सब टाइप के अगर वर्ड मिले, और हिंदी में इसको क्या क्या बोलेंगे, कुछ हो गया, है ना, बहुत, अधिक, थोड़ा सा, है ना, बहुत सा, अधिकतर, अधिकांश, ये सब टाइप के अगर वर्ड मिले, हिंदी में शब्द मिले, तो वो फॉलो कर सकते हैं, वो पॉसिबल है कि वो ट्रू हो। ठीक है, तो ये सब टर्म हमें ध्यान रखेंगे। हालांकि इसमें भी आपको सही गलत का निर्णय लेते समय आपको ध्यानपूर्वक देखनी है कि वो क्वेश्चन वाकई में वो सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर। अब देखिए फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर क्या ऑप्शंस वगैरह होते हैं वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, पहले मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ऑप्शन क्या होंगे, 2 ही कंक्लूजन होंगे। ठीक है, और उसमें आपको कैसे लेना है, तो अगर फर्स्ट लेना है, ओनली फर्स्ट फॉलो अगर हो, सेकंड ऑप्शन लेंगे अगर सेकंड सही हो, या इधर और में दोनों की जाने की संभावना है तो आइदर और थर्ड ऑप्शन लेंगे। दोनों ही गलत है तो नाइदर नॉर ले लेंगे, है ना, दोनों फॉलो ना करें, और दोनों ही फॉलो करें, दोनों ही सही है तो आपको 5वां ऑप्शन लेनी है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़नी है और उसमें देखना है कि ये क्वेश्चन जो है कौन सी इसमें आंसर ऑप्शन के हिसाब से लेने लायक है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो ये इस कथन में बोला गया है। तो पहला कॉन्क्लूजन क्या बोला गया, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। और दूसरा बोला है इवनिंग वॉक इज हार्मफुल, शाम का टहलना नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। तो कौन सा सही है भाई, दोनों सही है कि दोनों गलत है कि कोई एक सही है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोला है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, सभी यानी ऑल हेल्दी पीपल। तो ये सभी हेल्दी पीपल के बारे में हो गया ना कि सुबह टहलने जाते हैं। तो जरूरी तो नहीं है, हो सकता है हेल्दी हो तो ना भी जाते हो, उनके पास टाइम नहीं रहता हो। ठीक है, ये भी नहीं बोल सकते सुबह टहलने जाते हैं इसलिए वो हेल्दी ही है, ये यहाँ पर तो इससे मतलब लिखा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा सभी स्वस्थ लोग सुबह टहलने जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है सुबह अगर आप पार्क में टहलने जाएंगे तो हो सकता है बहुत से लोग बीमार लोग भी हो, बीपी के पेशेंट हो, डायबिटीज के पेशेंट हो, वो टहलने आते हैं, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं स्वस्थ होने के लिए। तो इसलिए ये इसके कारण फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हुआ, ऑल के कारण। सम यहाँ पर मैं लिख देता सम हेल्दी पीपल, सम पीपल, तो सही हो जाता। यहाँ ऑल हेल्दी पीपल है, यहाँ ऑल पीपल भी रहता तब भी वो सही नहीं होता। ठीक है, सेकंड में बोला है इवनिंग वॉक। तो देखिए स्टेटमेंट में इवनिंग वॉक क्या होता है इसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं गया, तो इसलिए हम अपने मन से नहीं मानेंगे कि सुबह बोला है टहलने के लिए अच्छा होता है तो शाम का जरूर खराब होगा, है ना। अपने हिसाब से नहीं मानना है। इवनिंग वॉक के बारे में इस कथन में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते कि इसके बारे में वाकई में सही है, तो इसलिए इसको गलत ही माना जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट यानी नाइदर नॉर, दोनों ही गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, वेजिटेबल प्राइसेस आर सोरिंग इन द मार्केट। क्या बोला है कि सब्जियों के बाजार में जो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। सोरिंग का मतलब क्या हुआ, बढ़ना, तेजी से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स, लोग सब्जियां नहीं खा सकते हैं। और दूसरा बोला है वेजिटेबल्स आर बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी, सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही हैं। तो क्या लगता है ये दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए आप स्टेटमेंट में ध्यान से दीजिए, स्टेटमेंट में क्या बोला है, कथन में क्या बोला है कि बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। भाई दाम बहुत महंगा मिल रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग सब्जियां नहीं खा सकते, है ना। भाई जहाँ 1 किलो खरीदते थे वहाँ वो 1 पाव खरीदेंगे, आधा किलो खरीदेंगे। ठीक है, प्याज या टमाटर का दाम भी देखे होंगे मार्केट में 200 रुपये किलो तो पहुंच जाता है। तो क्या लोग खाना दम छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं है। जो बहुत गरीब है वो छोड़ देगा, लेकिन मध्यम वर्गीय है या अमीर आदमी को खैर फर्क ही नहीं पड़ता। मध्यम वर्गीय का है यही है कि जहाँ 2 किलो प्याज की जगह वो आधा किलो प्याज खरीदता है, 1 पाव टमाटर खरीदता है। ये होता है महंगा होता है तो कम खरीदता है, लेकिन खाते तो हैं, ऐसा तो नहीं है रेगुलर नहीं खाते। भाई यही होगा कि हम सप्ताह में 2 दिन 3 दिन खाते होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए पहला यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी के बारे में बोला है, पीपल कैन नॉट ईट, मतलब सब तरह के पीपल के बारे में, स्पेशली कोई खास गरीब पीपल अगर लिखा होता तो एक बात मानते हैं कि चलो सही हो जाता। ठीक है, दूसरा बोला है कि वेजिटेबल जो है बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी। रेयर कमोडिटी क्या होता है, दुर्लभ वस्तु, यानी जो बहुत ही मुश्किल से मिले। तो भाई यहाँ पर स्टेटमेंट में सब्जियों के दाम के बारे में बताया, प्राइस के बारे में बताया कि वो बहुत दाम बढ़ा हुआ है, ये नहीं बताया कि उसकी कमी हो गई है मार्केट में। ठीक है, जैसे होता है ना कि अक्सर कि कोई फसल है वो बाढ़ में डूब गई तो वो अब बाजार में कम सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट में कुछ सब्जी ऐसे हो सकते हैं जो बाहर से आते हो या विदेश से आते होंगे, है ना, जो यहाँ नहीं पैदावार यहाँ नहीं होता होगा तो जो विदेश से आते होंगे कुछ ऐसे सामान, तो वो यहाँ नहीं मिलती, तो वो एक बात होता है। तो उसके में तो कुछ ऐसा जिक्र है नहीं, यहाँ तो लिखा है क्या, सब्जियों के दाम में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुर्लभ हो गया, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, हो सकता है हर जगह मिल रहा हो, लेकिन महंगी मिल रही होगी। इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है अ कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर asked 4 managers to either submit their resignation by the next day or face termination orders from service। ठीक है,
मैं हिंदी में बोल दूं, एक कारपोरेट महाप्रबंधक ने अपने 4 प्रबंधकों को या तो अगले दिन अपना इस्तीफा सौंपने को कहा या सेवा से समाप्ति के आदेश देने को कहा। ठीक है, कि अपना नहीं तो सेवा से उसकी समाप्ति कर दी जाएगी, नौकरी खत्म कर दी जाएगी, नहीं तो खुद रिजाइन देके वो चले जाएं, ऐसा बोला गया। फिर आगे क्या लिखा है, 3 of them had submitted their resignation by that evening। शाम को ही 3 लोगों ने, उनमें से 3 ने उसी शाम को, जिस दिन ये ऑर्डर दिया गया उसी शाम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। भाई अब ऑर्डर तो 4 लोगों को दिया गया, तो उनमें से 3 लोगों ने उसी दिन शाम को इस्तीफा दे दिया। अब चौथा आदमी क्या करेगा, तो उसी के बारे में ये कंक्लूजन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या लिखा है, द नेक्स्ट डे द रिमेनिंग मैनेजर, यानी जो चौथा मैनेजर है वो भी रिजाइन दे देगा। ये पहला आपका लिखा हुआ है कंक्लूजन। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, जनरल मैनेजर जो है उसको टर्मिनेट कर देगा अपनी सर्विस से। ठीक है, अगले दिन जनरल मैनेजर जो है उसको नौकरी से निकाल देगा, उसकी सेवाएं समाप्त कर देंगे। तो अब ये दोनों में से कौन सा सही होगा, तो देखिए कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर ने ऑर्डर दे दिया चारों को, या तो आप खुद रिजाइन दे दीजिए, नहीं तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो 3 लोग तो तैयार हो गए, भाई ठीक है रिजाइन दे के चले गए। अब चौथा अगला दिन बोला था ना, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है बाय द नेक्स्ट डे, उसी दिन नहीं बोला गया था, अगला दिन तक बोला था कि अगले दिन तक आप या अपना इस्तीफा दे दीजिए या तो नौकरी से हटा दी जाएगी। तो फिर चौथे मैनेजर के लिए अगला दिन का टाइम है। अब वो अगला दिन अपना रिजाइन दे देता है, तो फिर उसको टर्मिनेट करने की जरूरत तो है नहीं, है ना, वो खुद रिजाइन दे के चला गया, लेकिन वो अड़ा रहता है कि नहीं हम नहीं देंगे। बात समझ में आ रही, मैं नहीं दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं रिजाइन नहीं दूंगा। तो फिर क्या करेगा भाई प्रशासन, जो मैनेजर है उसका, जनरल मैनेजर, उसको नौकरी से बर्खास्त करेगा। ठीक है, तो यही 2 चीज़ होगा। ऐसा तो नहीं कि उसको माफ़ी मिल जाएगी, है ना, तो वो अपना निर्दोष साबित करने के लिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट में लिखा भी नहीं है। 2 ही चीज़ होना है, या तो खुद रिजाइन दो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। तो रिजाइन यहाँ पर या तो खुद देगा, नहीं देगा तो उसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों सही है, बट इनको हम लोग दोनों एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि जब वो खुद रिजाइन दे रहा है तो फिर उसको टर्मिनेट करने की जरूरत तो है नहीं। अगर वो रिजाइन नहीं दे रहा है तो वो टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमें आइदर और में लेकर के बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा या तो पहला या तो दूसरा। जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आइदर और का ऑप्शन आपके सामने जरूर मिलेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही 5 ऑप्शन लिए। देखो एसएससी में या दूसरे एग्जाम में जनरली 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब आइदर और की संभावना होगी तो आइदर और लेगा, नहीं होगी तो नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पर आइदर और जरूर रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले किसी बैंक पीओ के एग्जाम में ये आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बोथ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक काम हो सकता है, या तो वो खुद रिजाइन दे या तो टर्मिनेट कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, आइदर और, या तो पहला या तो दूसरा। ठीक है जी, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल प्राइस इन व्यू ऑफ फर्दर स्पॉट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। ये स्पोकमैन है जो गवर्नमेंट के हैं, यानी एक सरकार के प्रवक्ता ने बोला कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल के मौजूदा कीमत की नीति को समीक्षा करेगी। यानी क्या करना चाहिए वो देखेगी कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन है, द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल आफ्टर द इमिनेंट स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में आसन्न उछाल के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि करेगी। पहला ये कंक्लूजन हुआ। दूसरा हुआ, द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल आफ्टर इमिनेंट स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में आसन्न उछाल के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ाएगी। मतलब यहाँ भी जो है वो दोनों बात है, या तो वो विल इंक्रीज कर सकती है समीक्षा करने के बाद, या फिर देखेगी कि नहीं चलो कंपनियां घाटा सह लेंगे तो इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ भी जो है ये दोनों बोथ में नहीं लेंगे और ना ही दोनों को हम लोग रॉन्ग करेंगे। तो ये दोनों भी इसका आंसर पहले वाले की तरह इधर और में जाएगा।
समझ में आ गया? या तो फिर पहला सही होगा या तो दूसरा होगा, या तो सरकार तेल के दाम बढ़ाएगी या तो फिर नहीं बढ़ाएगी। बहुत तो नहीं ले सकते ना इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया? अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विन द मैच। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में खासतौर पे एसएससी और रेलवे में आते हैं, जिसमें दो कथन और दो निष्कर्ष दिया रहे। ठीक है, तो पहला इसमें निष्कर्ष क्या बोला है, ऑल प्लेयर्स प्लेड टू देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा यानी सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले। और दूसरा है सम प्लेयर्स डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, कुछ खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेला है। अब इसमें से कौन सही होगा, तो देखिए इसमें से सही क्या होगा, पहला होगा। दूसरा जो है वो सही नहीं होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में ही बोला है कि सभी खिलाड़ी अगर पूरी क्षमता से खेलते हैं तो वो मैच जीतते हैं, और दूसरा में क्या बोला है कि वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, हम लोगों ने मैच जो है वो जीत लिया है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने पूरी क्षमता से खेला तभी तो जीता। ठीक है, कुछ खिलाड़ी अगर कुछ प्लेयर जो है पूरी क्षमता से नहीं खेलते तो मैच हार भी सकते थे। तो ये दूसरा कब सही होता, जब यहाँ लिखा होता वी हैव लॉस द मैच, हम लोग मैच हार गए। इसका मतलब पूरी खिलाड़ी जो है, कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पूरे पोटेंशियल से नहीं खेले होंगे, तब उस कंडीशन में पहला गलत होता, दूसरा सही हो जाता अगर मैच हार जाता तो। लेकिन यहाँ मैच क्या हुआ, जीता गया, इसलिए यहाँ पर ओनली फर्स्ट होगा। जो ऑप्शन में बताया गया आपको, उसमें आपको ए पार्ट लेना है। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट हैं और दो कंक्लूजन हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को आमंत्रित किया गया है, आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, दूसरा बोला है नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर, यानी बिना मधुर आवाज वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा गायक नहीं होता। ये दोनों स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। अब इसी के आधार पर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से निष्कर्ष दोनों सही हैं। तो पहला क्या बोला है, ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। ठीक है जी, सभी सम्मेलन में सभी आमंत्रित गायकों की आवाज मधुर है। और दूसरा बोला है दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, जिन गायकों की आवाज मधुर नहीं है उन्हें सम्मेलन में नहीं बुलाया गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सम्मेलन में केवल गुड सिंगर को बुलाया गया है। और गुड सिंगर किसे माना गया है, अच्छा गायक किसको माना गया है, जिसकी आवाज़ मधुर है। बिना मधुर आवाज़ वाले को अच्छा गायक नहीं माना गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये नहीं कीजिएगा कि ऑल देख करके आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। यहाँ पर ऑल होने के कारण भी सही है क्योंकि ये इनवाइटेड सिंगर्स के बारे में बोला है। लेकिन वही अगर मैं लिखा रहता ऑल सिंगर्स हैव स्वीट वॉइस, सभी गायकों की आवाज़ मधुर होती है, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ऑल के कारण गलत हो जाता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों सही है, जो भी बोला गया है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है, इसलिए आंसर जाएगा बोथ, ई पार्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बोथ हैव डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स वांट पीस। भारत और पाकिस्तान दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों ने लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री चुने हैं, दोनों प्रधानमंत्री शांति चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ पहला, इंडिया एंड पाकिस्तान में गिव अप द पाथ ऑफ कन्फ्रंटेशन। ठीक है, कन्फ्रंटेशन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान टकराव का रास्ता छोड़ सकते हैं। और दूसरा क्या बोला है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबरिंग कंट्रीज, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में कौन सा सही है, क्या दोनों सही है? तो आपको लगेगा इंडिया पाकिस्तान तो वाकई में नेबरिंग कंट्री है, तो ये क्यों गलत होगा, जबकि यहाँ पर जो है वो दूसरा गलत है। क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है, पहला सही होगा। जो बोला गया क्या कि भारत पाकिस्तान दोनों लोकतांत्रिक हैं, वो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं, यानी जनता उन्हें चुनती है। लोकतांत्रिक का मतलब ये तो जनता उन्हें चुनती है, और दोनों प्रधानमंत्री शांति चाहते हैं। तो ठीक है, दोनों का टकराव का रास्ता छोड़ दीजिए, तो फिर शांति से रहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट के अनुसार। और लेकिन सेकंड क्या है, इंडिया और पाकिस्तान जो है नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है, इसलिए ऐसा यहाँ पर ये जरूरी नहीं है।
अब भाई भारत के पड़ोसी दोस्त बहुत सारे हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है ना, भूटान है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, चाइना भी है। तो उस केस में जो स्टेटमेंट में बारे में बोल रहा है उसके हिसाब से शांति चाहते हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, तो टकराव का रास्ता छोड़ देते हैं, ठीक है। यही हो सकता है ना, पड़ोसी देश हैं इसलिए शांति चाहते हैं। तो ऐसे तो मैं शांत हूँ, अगला शांत नहीं है, तो मैं कैसे शांत रहूँगा, ये बात हो जाएगी। तो इसलिए दोनों के लिए यहाँ बोला गया है। तो यहाँ पर नेबरिंग कंट्री को जनरल रूप से बोला गया है, जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ओनली फर्स्ट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है बोला है, यहाँ पर बोला है आपसे, द प्लानिंग कमीशन इज अपोज टू द प्रपोजल, इट फील्स that the cost of subsidizing helicopter operations will be exorbitant, यानी योजना आयोग प्रस्ताव के विरोध में है। ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर संचालन को सब्सिडी देने की लागत बहुत अधिक होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोला है कंक्लूजन, द प्लानिंग कमीशन वांट्स एक्सपेंडिचर कट फॉर द गवर्नमेंट, योजना आयोग सरकार के लिए व्यय में कटौती चाहता है। और दूसरा बोला है हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस मस्ट बी सब्सिडाइज, हेलीकॉप्टर संचालन को सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन अपोज किया, जो प्रपोजल लाया गया क्या, तो उसमें ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर संचालन को सब्सिडी देने की लागत बहुत अधिक होगी। तो फिर जब लागत बहुत अधिक होगी तो उसको अपोज करा है, तो सब्सिडी दी जानी चाहिए। दूसरा क्या होगा, ये सही नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक लागत हो रही है यहाँ पर सब्सिडी देने में, तो कहाँ से गवर्नमेंट खर्च रहेगी, इसलिए मस्ट भी सब्सिडाइज लिखा हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो इमरजेंसी के हिसाब से हो सकता है, इसलिए दूसरा यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। फिर बोला द प्लानिंग कमीशन वांट्स एक्सपेंडिचर कट फॉर द गवर्नमेंट, योजना आयोग जो है सरकार के लिए खर्च में कटौती चाहता है। तो खर्च में कटौती चाहता है ऐसा स्टेटमेंट से देखने में नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा लग रहा है, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर संचालन के बारे में बता रही है, और भी सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं। तो ये यहाँ पर कटौती के लिए ऐसा बोला गया जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो भी है दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट के हिसाब से सुचारू रूप से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ दोनों का आंसर रॉन्ग होगा, नाइदर नॉर में आंसर लिया जाएगा, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन तालिबान, द एक्सट्रीमिस्ट्स कुड नॉट स्टॉप देम, द गवर्नमेंट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर इट, ठीक है। तो तालिबान में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुए हैं, चरमपंथी उन्हें रोक नहीं सके, सरकार को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, देयर इज डेमोक्रेसी इन तालिबान थ्रू एक्सट्रीमिस्ट आर अगेंस्ट इट, मतलब तालिबान में लोकतंत्र है हालांकि चरमपंथी इसके खिलाफ है, ओके। दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड द एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। तो सरकार ने चरमपंथियों को प्रभावी ढंग से सामना किया है। अब यहाँ पर दोनों ही सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट में बोला गया है, स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बोला गया है कि तालिबान में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुए हैं, तो वहाँ लोकतंत्र है तभी तो हुआ है, और चरमपंथी उन्हें रोक नहीं पाए, यानी रोकना चाहते थे, उसके खिलाफ थे वो। तो ये जो भी बोला गया फर्स्ट में बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और फिर दूसरा बोला है सरकार को इसके लिए बधाई देनी चाहिए, यानी सरकार ने इसका सामना किया तभी तो सरकार बधाई की पात्र है। तो सरकार ने यहाँ पर जरूर इनका प्रभावी ढंग से सामना किया होगा, जो रोकथाम करना चाहते होंगे सरकार उनको निष्पक्ष कर दिया होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सही आंसर होगा, इसका आंसर क्या आएगा, बोथ। चलिए अब अगला क्वेश्चन करें हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज computed on the basis of the minimum daily calories requirement of food and actual consumptions. 48% of India population lives below the poverty line. गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की गणना भोजन की न्यूनतम दैनिक कैलोरी आवश्यकता और वास्तविक खपत के आधार पर की जाती है, यानी जितने लोगों को कैलोरी की जरूरत होती है उसके हिसाब से मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है वो देखा जाता है। भारत की 48% गरीबी आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है, ये बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोला गया भाई, 48% ऑफ इंडिया पीपल डू नॉट गेट रिक्वायर्ड कैलोरीज ऑफ फूड, बिल्कुल सही है। जो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है वही बिल्कुल यहाँ पर बोल रहा है। और दूसरा बोला क्या है, पॉवर्टी इज इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये गलत है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर गरीबी जो है भारत की सबसे बड़ी समस्या, ये जरूरी नहीं है, भारत की समस्या बहुत सारी हो सकती है, उनमें से गरीबी भी हो सकती है, लेकिन ये सबसे नंबर 1 पे है, सबसे बड़ी समस्या यही है, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट बोला गया है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है, वो आंसर हमारा 100% ट्रू होगा। ठीक है, इसलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इसमें क्या होगा कि 4 कंक्लूजन लिखे गए हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया गया, फिर उसके बाद 4 कंक्लूजन दिए गए। अब वो चारों में से कौन सही है वो हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहला सही है तो ए पार्ट लेना है, दूसरा सही है तो बी पार्ट लेंगे, तीसरा सही है तो सी पार्ट लेंगे, चौथा सही है तो डी पार्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखें कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, राहुल इज कनिंग बिकॉज ही इज अ लीडर। राहुल चालाक है क्योंकि वह एक नेता है। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के हिसाब से सोचना है, ध्यान रखिएगा। हकीकत में क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, 4 निष्कर्ष है, क्या क्या है। तो ओनली लीडर इज कनिंग, केवल नेता चालाक होते हैं। ऑल कनिंग आर लीडर्स, सभी चालाक नेता होते हैं। ऑल लीडर्स आर कनिंग, सभी नेता चालाक होते हैं। नो लीडर इज कनिंग, कोई नेता चालाक नहीं होता। अब यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए, सोचिए। तो देखिए, जब भी ऐसा हो इस टाइप के बिकॉज जिसमें लिखा रहे, ठीक है, राहुल कनिंग है, क्यों कनिंग है, राहुल चालाक है, क्यों चालाक है, क्योंकि वह एक नेता है। ठीक है, वह नेता है इसलिए चालाक है। अगर मोहन भी नेता है तो वो भी चालाक होगा, सोहन भी नेता है तो वो भी चालाक होगा, तो राहुल भी नेता है तो वो भी चालाक होगा। ये बोला है ना कि राहुल चालाक है, क्यों चालाक है, क्योंकि वह एक नेता है। तो जो भी बंदा नेता होगा वो चालाक होगा। लेकिन अगर मुकेश चालाक है तो वो नेता होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मुकेश नेता है तो वो जरूर चालाक होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज के बाद जो भी रीजन दिया जाता है वो हमेशा ऑल में कन्वर्ट हो जाता है, याद आप रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब भले ही हकीकत में हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका रिवर्स हो जाएगा, ऑल लीडर्स आर कनिंग। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, 3rd आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सम लीडर्स आर कनिंग लिखा रहेगा तो सही नहीं होगा। यहाँ पर सम के कारण हमने बताया था, रूल्स यही है कि सम वाले सही होते हैं, ऑल वाले ज़्यादातर गलत होते हैं। लेकिन यहाँ ऑल वाला ही सही होगा, सम वाला गलत होगा, और ऑल वाला रिवर्स में ही यहाँ पर बनेगा। इसके यही रूल्स होते हैं। तो इसलिए ऑल कनिंग आर लीडर्स लिखा हुआ है तो ये मत ऑल देखकर सही कर दीजिएगा, इसका उल्टा लिखाना चाहिए, ऑल लीडर्स आर कनिंग। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया क्यों हुआ ऐसा, कि राहुल चालाक है क्योंकि वह नेता है। तो जो भी बंदा नेता होगा वो ऑलरेडी चालाक होगा ही होगा, तो यानी सारे नेता चालाक होते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, आर्मी ऑफिसर्स ऑब्जर्व डिसिप्लिन बिकॉज दे आर स्ट्रिक्ट। सेना के अफसर, सेना के अधिकारी अनुशासन का पालन करते हैं क्योंकि वे सख्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 4 कंक्लूजन है, क्या क्या भाई। ओनली स्ट्रिक्ट पर्सन्स कैन ऑब्जर्व डिसिप्लिन, केवल सख्त व्यक्ति ही अनुशासन का पालन कर सकते हैं। दूसरा बोला, ऑल स्ट्रिक्ट पर्सन्स कैन ऑब्जर्व डिसिप्लिन, सभी सख्त व्यक्ति अनुशासन का पालन कर सकते हैं। तीसरा बोला, सम स्ट्रिक्ट पर्सन्स कैन ऑब्जर्व डिसिप्लिन, कुछ सख्त व्यक्ति अनुशासन का पालन कर सकते हैं। और चौथा है, सम हु ऑब्जर्व डिसिप्लिन आर स्ट्रिक्ट, अनुशासन का पालन करने वाले कुछ लोग सख्त होते हैं, यानी कुछ वैसे लोग जो अनुशासन का पालन करते हैं सख्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही है चारों में। ठीक है, तो आपको लगेगा कि सम है लिखा हुआ, 3rd होना चाहिए सही है। बहुत से लोगों को नज़र में यही आया होगा कि 3rd वाला सही होगा। ठीक है, कुछ लोग 4th भी सही बोले होंगे, लेकिन हमने अभी आपको रूल्स बताए थे, बिकॉज के बाद क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट। सेना के अफसर अनुशासन में रहते हैं क्योंकि वे सख्त होते हैं। तो जो भी बंदा सख्त होगा, जो भी बंदा स्ट्रिक्ट होगा, वो डिसिप्लिन में रहेगा। तो ये वाला जो है ऑल में कन्वर्ट होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने दिया था ना कि राहुल के बारे में, कि राहुल कनिंग है क्योंकि वह लीडर है, तो जो भी लीडर होगा वो कनिंग होगा ही। इसलिए यहाँ पर सही हुआ था, ऑल लीडर्स आर कनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल स्ट्रिक्ट पर्सन्स कैन ऑब्जर्व डिसिप्लिन। ठीक है, तो सेकेंड वाला आंसर यहाँ पर सही होगा 100%। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हुआ ना। यहाँ पर सभी सख्त व्यक्ति अनुशासन का पालन कर सकते हैं।
क्योंकि आर्मी ऑफिसर का नेचर ही होता है कोई स्ट्रिक्ट है। तो जिस बंदे का भी नेचर स्ट्रिक्ट होगा वो अनुशासन में रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, भले ही वो आर्मी में हो चाहे नहीं। कोई भी बंदा अगर सख्त है, सख्त नेचर का है, तो वो डिसिप्लिन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट के कारण मैं ऐसा ले रहा हूँ। रियल में ऐसा होता है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अनुष्का इज लाइक्ड बाय ऑल बिकॉज शी हैज़ अ गुड नेचर। अनुष्का को सभी पसंद करते हैं क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ भी आ गया, तो बिकॉज के साथ ही आप तुरंत इसका रिवर्स में ऑल बना सकते हैं ना, बिना ऑप्शन देखे। यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, तो ऑल जो व्यक्ति, मतलब वैसे सभी व्यक्ति जिसका स्वभाव अच्छा होता है वो उसे लोग पसंद करते हैं। तो सीधे बन जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ है। क्या लिखा हुआ है फोर्थ में, ऑल दोज हु हैव गुड नेचर आर लाइक्ड बाय ऑल। इसका रिवर्स बन गया, ये वाला यहाँ ऑल में बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ऑल का मतलब ऑल पर्सन, जिन व्यक्तियों का स्वभाव अच्छा होता है लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो भाई यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से इसे लिखा हुआ है कि अनुष्का को लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा है। तो जिसका भी नेचर अच्छा होगा लोग उसको पसंद करेंगे, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है सभी को पसंद आते हैं। ठीक है जी। अब फर्स्ट में क्या लिखा है, ऑल पर्सन्स आर ऑफ गुड नेचर। सभी व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, नहीं, ये नहीं कह सकता कि सभी व्यक्तियों का स्वभाव अच्छा होता है। दूसरा बोला है दोज हु आर लाइक्ड बाय ऑल आर, यानी जिन्हें सभी लोग पसंद करते हैं वे अच्छे स्वभाव के होते हैं, जरूरी नहीं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दुष्ट स्वभाव के हैं लेकिन पब्लिक के उनके फेवर में रहते हैं, है ना, पब्लिक उन्हें फॉलो करते हैं, पसंद भी करते हैं। अब जो भी रीजन हो, ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा यहाँ तीसरा क्यों गलत हुआ, ऑनली के कारण। ठीक है, ऑनली के कारण कभी भी सही नहीं होता। तो बजे देख के क्या बचा भाई, तो चौथा ही आंसर सही होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल गिल्टी पॉलिटिशियंस वर अरेस्टेड। सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल एंड चंदर वर अमंग दोज अरेस्टेड। राहुल और चंदर भी उन लोगों में से, गिरफ्तार लोगों में से शामिल थे। सभी दोषी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनमें से राहुल और चंदर भी थे। ठीक है, अब राहुल का मतलब राहुल गांधी मत समझिएगा, ठीक है, वैसा ही नाम है भाई किसी का। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियंस। सभी गिरफ्तार लोग राजनेता हैं। भाई सभी गिरफ्तार लोग राजनेता ऐसा नहीं है भाई, पुलिस तो बहुत लोगों को पकड़ती है, यहाँ पर दोषी राजनेता है और भी कोई क्रिमिनल को पकड़ी होगी, इसलिए ये नहीं कर सकते कि सभी गिरफ्तार लोग राजनेता हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑल पॉलिटिशियन वर गिल्टी। सभी राजनेता दोषी थे, ये भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है ऑल गिल्टी पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिशियन है ना, जो दोषी है उसका ना, यहाँ तो लिख दिया ऑल पॉलिटिशियन वर, ये गलत हो गया, सब तो नहीं थे। फिर तीसरा बोला राहुल चंद्र वर नॉट पॉलिटिशियन। भाई राहुल और चंदर, यहाँ पर बोला है कि राहुल चंदर भी गिरफ्तार लोगों में से थे, तो सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया है, तो उनमें से भी तो थे ना, तो वो पॉलिटिशियन नहीं थे, ये हम कैसे बोल सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, चौथा बोला है कि राहुल और चंदर वर गलती। राहुल और चंदर जो है वो दोषी थे, तभी तो उनको अरेस्ट किया गया उन राजनेताओं के साथ। ठीक है, इसलिए चौथा यहाँ पर सही होगा। समझ में आ गई, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलते रहना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या बनना चाहिए आंसर, इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी मीडियम। ठीक है, विश्वविद्यालय के परीक्षा में अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्या बोला है, सम कैंडिडेट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन राइट इन हिंदी। इस परीक्षा में कुछ उम्मीदवार हिंदी में लिखते हैं। दूसरा बोला है मोस्टली कैंडिडेट विथ हिंदी मीडियम अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इस परीक्षा में ज़्यादातर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं। फिर तीसरा लिखा है इन दिस एग्जामिनेशन नो कैंडिडेट राइट्स आंसर इन मीडियम अदर देन हिंदी। मतलब इस परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी हिंदी के अलावा अन्य माध्यमों में उत्तर नहीं लिखता। और फिर है ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन राइट आंसर्स इन हिंदी। सभी कैंडिडेट जो परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वो हिंदी में उत्तर लिखते हैं। अब देखिए, अब कभी कभी पढ़ने पर लगता है कि सब सही लग रहा है ना, इसमें आंसर एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो बता देता हूँ कौन सही है। इसमें पहला लिखा है सम कैंडिडेट, तो सम देख करके ही आंसर हमेशा सही करें, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है।
यहाँ पे बोला इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, यानी ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी माध्यम में परीक्षा देते हैं। तो सम कैंडिडेट्स ऑफ दिस आंसर राइट इन हिंदी लग रहा है सही है, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कोई एक आंसर लेना है। तो क्या इससे के मुकाबले सेकंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आंसर लेने के लिए? इसमें क्या लिखा है, मोस्टली कैंडिडेट विथ हिंदी मीडियम अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अधिकांश परीक्षा में जितने भी ज़्यादातर हिंदी माध्यम के ही अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। तभी तो यहाँ लिखा है ना मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ज़्यादातर मतलब कि 80% हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ सम कैंडिडेट का मतलब 50% भी हो सकता है, 40% भी होता है, तो 10% भी हो सकता है। इसलिए ये उतना दमदार नहीं है, लेकिन मोस्टली लग गया तो ये ज़्यादा दमदार हो गया, ये आंसर ज़्यादा सूटेबल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड सही है। अब थर्ड की बात करें, इन दिस एग्जामिनेशन नो कैंडिडेट राइट्स आंसर इन मीडियम अदर देन, ये हम कैसे कर सकते हैं भाई कि हिंदी माध्यम के अलावा कोई और माध्यम में आंसर उन्होंने नहीं दिया होगा, ये भी गलत है, नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट भी हमने गलत कर दिया, समझ में आएंगे आप लोगों को। फोर्थ देखिए, ऑल द कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन वर राइट आंसर इन द हिंदी, तो ये 100% की बात कर रहा है, यानी जो भी इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार यानी 100% हिंदी में उत्तर लिखते हैं। जबकि यहाँ बोला है मोस्ट का मतलब होता है 70, 80%, 90%, सारे नहीं, नॉट 100%। ठीक है, इसलिए फोर्थ भी गलत हो गया, इसका भी आंसर क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। ठीक है जी, तो क्लियर हुआ यहाँ पर कैसे इसमें बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, क्लास काफ़ी है। पहले आप इतने 15 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस करवाया है, फिर ज़रूरत पड़ने पर आगे जब वीडियो बनाएंगे कभी तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे। अभी तक के लिए मैं 15 क्वेश्चन ही रखता हूँ और मेन इसमें प्रैक्टिस होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे, है ना। मैं भी अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन अपलोड करूँगा, जयसवाल एकेडमी का भी बहुत जल्दी मैं वेबसाइट बनाऊँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन PDF वगैरह उसमें अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। लेकिन आप मार्केट में भी या नेट से भी पूछे हुए क्वेश्चन, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो है, चाहे बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो प्रीवियस ईयर के लास्ट क्वेश्चन आप अपलोड कीजिए या मार्केट से खरीद लीजिए और उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, बनाते रहिए। तब धीरे धीरे आपको ये सही आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ टाइप के क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो सजेशन देना हो, अगर कोई आप आंसर से संतुष्ट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब विदा दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार।